पहले तो आपने पढ़ लिया कि सेलों के श्रेणी क्रम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन आपने पहले पढ़ा। अब उसके बाद में आपका दिया गया है कि सेलों को अगर हमें समांतर क्रम में जोड़ना हो तो फिर हम कैसे जोड़ेंगे। तो सेलों का जो समांतर क्रम है, सेलों के समांतर क्रम में अगर हमें सेलों को जोड़ना हो तो इसके लिए एक विशेष विधि ये है कि आप सेलों को समांतर क्रम में रखो। ठीक है, तो समांतर क्रम में रखने का मतलब है कि हमने कोई एक सेल लिया। अच्छा, सेल जब हम बनाएंगे तो सेल को बनाने के लिए इसका पॉजिटिव आयन हुआ, ये इसका नेगेटिव आयन हुआ, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसको स्मॉल r से सिंबल कर दिया गया है। उसके बाद में फिर हमने एक दूसरा सेल लिया जो कि समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। दूसरे सेल का ये एक आंतरिक प्रतिरोध है जिसको स्मॉल r से सिंबल किया गया। फिर इसका एक तीसरा सेल लिया गया और इस सेल को भी आंतरिक प्रतिरोध इस सेल का जो था वो स्मॉल r था। फिर एक और सेल हमने ले लिया और इस सेल का भी जो आंतरिक प्रतिरोध था वो कितना था, स्मॉल r था। समांतर क्रम संयोजन में जब हम सेलों को जोड़ते हैं तो सेलों को जोड़ने पर सेलों के जो धन ध्रुव होते हैं वो किसी एक बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं और सेलों के जो ऋण ध्रुव होते हैं वो किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं। तो हमने माना कि यहाँ पर कोई बिंदु A था और यहाँ पर कोई बिंदु B था, तो बिंदु A से सभी सेलों के जो धन ध्रुव थे उनको जोड़ दिया गया। तो इसका भी धन ध्रुव जोड़ दिया गया, इसका भी धन ध्रुव जोड़ दिया गया और इसका भी धन ध्रुव जोड़ दिया गया। और बिंदु B से क्या करेंगे कि बिंदु B से इसका ऋण सिरा ऐड कर दिया गया, इसका भी नेगेटिव जो पोल था वो ऐड कर दिया गया, इसका भी नेगेटिव पोल जो था ऐड कर दिया गया और इसका भी नेगेटिव पोल ऐड कर दिया गया। ये समांतर श्रेणी का एक फिगर बन गया। और समांतर श्रेणी में फिर क्या करेंगे कि ये जो दोनों बिंदु हैं, पहला बिंदु A एवं दूसरा बिंदु B, इन दोनों बिंदुओं के मध्य में कोई हम बाह्य प्रतिरोध जिसको कैपिटल R बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल R बोलेंगे। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से इसका संबंध कर दिया और उसके बाद में के कोई एक कुंजी जिसको की बोलेंगे वो ऐड कर दी। फिर इसका जो संबंध था वो हमने B बिंदु से कर दिया। कैसे कर दिया, B बिंदु से कर दिया। अच्छा, B बिंदु से जब हम करेंगे तो बैटरी का अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे कि कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो बैटरी के कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि चूंकि ये एक सेल है तो इस सेल का एक विद्युत वाहक बल होगा जिसको कैपिटल E बोलेंगे और विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। और उसके बाद फिर ये एक सेल बना, फिर ये सेल की जो डायरेक्शन विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, तो इसका एक विद्युत वाहक बल है। फिर आपका ये तीसरा सेल दिया गया है, इसका भी विद्युत वाहक बल होगा और इसका जो विद्युत वाहक बल है इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। और फिर आपका ये एक सेल दिया गया है, तो इस सेल में जो विद्युत वाहक बल होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। तो इस तरीके से हमने माना प्रत्येक जो सेल है उस प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल दिया गया है, प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल दिया गया है वो विद्युत वाहक बल कैपिटल E दिया गया है। और विद्युत वाहक बल आपको पता है एक वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि का मतलब है कि इसमें परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होती है। और विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। फिर हमने क्या किया कि ये जो सेल हैं इन सेलों की कुल संख्या हमने जो मानी वो n मान ली। माना कि समांतर क्रम में n सेल जुड़े हुए हैं, माना कि समांतर क्रम में जो सेल जुड़े हुए हैं वो कितने सेल जुड़े हुए हैं, n सेल जुड़े हुए हैं और उनमें से प्रत्येक, माना कि n सेल है, ये हो गया आपका माना कि
माना कि n शेलें समांतर क्रम में जुड़ेंगे, समांतर ये आपका हो गया क्रम में जुड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे। और प्रत्येक शेल का जो विद्युत वाहक बल है, प्रत्येक शेल का, प्रत्येक ये आपका हो गया शेल का ये विद्युत वाहक बल, प्रत्येक शेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना दिया गया है आपको, वो कैपिटल ई दिया गया है। तो प्रत्येक शेल का विद्युत वाहक बल जब कैपिटल ई दिया गया है तो आंतरिक प्रतिरोध अगर हम देखें तो वो स्मॉल आर होगा। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, स्मॉल आर। अच्छा ये रहा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध शेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। और अगर हम सेकेंड कंडीशन में देखें कि शेल का जो बाह्य प्रतिरोध है, शेल का जो बाह्य प्रतिरोध है ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है। और n सेलें लगे हुए हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में अगर हम मान लें कि शेलों का जो शेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हम मान लें कि 1/R1 है, सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, भाई स्मॉल आर से तो हमें निकालना है, लेकिन सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालें तो ये आपका हो गया सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तुल्य का मतलब होता है कुल, तुल्य का मतलब क्या होता है, कुल। तो सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो ये आपका हो गया आंतरिक और ये आपका प्रतिरोध। तो इसको हमने 1/R1 मान लिया। भाई अगर R मानेंगे तो वो तो बाह्य प्रतिरोध को सिंबल कर रहा है, और आंतरिक प्रतिरोध को सिंबल करने के लिए 1/R1 हमने मान लिया। तो 1/R1 अगर हम मानेंगे तो ये जो शेल लगे हुए हैं वो नंबर ऑफ में लगे हुए हैं, मतलब 4 दर्शाए तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 आपको मानना नहीं है, ये मानना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल लगे हुए हैं। कितने सेल लगे हुए हैं, नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं। तो नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं तो आंतरिक जो प्रतिरोध होगा वो होगा 1/r, ऐड करते जाओगे 1/r प्लस 1/r, ऐसे कर करके जो सेल लगे हुए हैं वो n श्रेणी तक लगे हुए हैं। अब आपको पता है जब n श्रेणी तक लगे हुए हैं तो हर एक का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, और ऊपर की तरफ जो नंबर है वो n दिया गया है। तो लास्ट में इनका जो आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा वो निकलेगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा स्मॉल n/r, मतलब आंतरिक प्रतिरोध आपका 1/r1 इज इक्वल n आपका r हो गया। अब इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है नंबर को उल्टा कर दो। तो नंबर को उल्टा करेंगे तो ये R1 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर 1 है तो उसको लिखते नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी होता ही है, तो डिनोमिनेटर लिखा नहीं जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी, जो स्मॉल r होगा वो ऊपर चला जाएगा और n कहाँ आ जाएगा। ये हो गई बात आंतरिक प्रतिरोध की। एक इसकी बात हो गई आंतरिक प्रतिरोध की। तो अगर हम ये निकाल लें कि कुल प्रतिरोध कितना है, भाई कुल प्रतिरोध का मतलब है कि आंतरिक प्रतिरोध और आपको जो बाह्य प्रतिरोध दिया गया है उन दोनों को हम जोड़ लें। तो कुल प्रतिरोध अगर यहाँ से हम निकालें तो ये आपका रहा कुल, ये आपका प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध का मतलब है कि आंतरिक प्रतिरोध मीन्स स्मॉल r अपॉन स्मॉल n, एंड प्लस करके बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये आपका निकल आएगा कुल प्रतिरोध। ये निकल आएगा कुल प्रतिरोध। अच्छा, कुल प्रतिरोध के बाद में हमें निकालना पड़ेगा कि परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में कुल धारा अगर निकाल लें तो परिपथ में धारा, तो ये रहा परिपथ में धारा। धारा को काहे से सिंबल करते हैं, I से सिंबल करते हैं। तो I इज इक्वल आपका होता है कुल विद्युत वाहक बल। तो जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा उतना ही n सेलों का विद्युत वाहक बल होगा। तो विद्युत वाहक बल तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, E होगा।
ई होगा, और अपॉन में आपका कुल प्रतिरोध कितना दिया गया है, स्मॉल आर अपॉन ये स्मॉल एन एन प्लस कितना कैपिटल आर दिया गया है। अब आपको पता है इस वाली नंबर के अपॉन में डिनोमिनेटर है, बट इस नंबर में डिनोमिनेटर है नहीं, तो ये आपका बनेगा कैपिटल ई और अपॉन में स्मॉल आर, ये वाला जो एन होगा कैपिटल आर को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये प्लस करके एन एन कैपिटल आर बन जाएगा और अपॉन में एन रह जाएगा, ये अपॉन में आपका क्या बना एन, और ये जो सबसे नीचे का एन है ये मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, तो ये आपका एन कैपिटल ई एंड अपॉन स्मॉल आर प्लस स्मॉल एन एंड कैपिटल आर, ये होगी कुल धारा इतनी प्रवाहित होगी। तो आई समझ में आया आप लोगों को, तो ये आपका आई इज इक्वल स्मॉल एन कैपिटल ई एंड अपॉन में स्मॉल आर प्लस स्मॉल एन एंड कैपिटल आर। स्मॉल आर का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपका जो दिया गया है कैपिटल आर उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध बोलेंगे। ये बात पल्ले पड़ी? अच्छा, इसके बाद में इसमें भी दो कंडीशंस, इसमें भी तीन कंडीशंस आती हैं। तो तीन कंडीशंस में बात ये है कि अगर हमारे पास में स्मॉल आर कम पड़ जाए, उधर बता दें आपको ना, ठीक है, तो अगर हम क्या करें उस वाली कंडीशन में ऐसा कर लें कि स्मॉल आर जो था वो बहुत ज्यादा कम है कैपिटल आर की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्मॉल आर को छोड़ने पर, तो स्मॉल आर को अगर हम छोड़ दें तो फार्मूला है आपका आई इज इक्वल, ये आपका एन कैपिटल ई दिया गया है, स्मॉल आर को तो हम छोड़ ही देंगे भाई, स्मॉल आर को छोड़ देंगे, तो फार्मूला आपका बनेगा एन एन कैपिटल आर, तो ऊपर एन है और नीचे एन है, तो ये आपका I इज इक्वल बचेगा कैपिटल ई एंड अपॉन में कैपिटल आर। इस फार्मूले में अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको n नजर नहीं आएगा, और अगर कहीं पर n नजर नहीं आया तो इसका मतलब है कि जितनी धारा हमें एक सेल से मिलेगी उतनी ही धारा हमें n सेलों से मिलेगी। मतलब अगर आपने 500 सेल ऐड किए गए या 1000 सेल ऐड किए गए या आपने 10 सेल ऐड किए गए, एक सेल से जितनी धारा हमें मिलेगी, मान लो एक सेल से हमें 2.5 एम्पियर की धारा मिल रही है, और ऐसे करके हमने 100 सेलों को आपस में ऐड कर दिया गया। अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम पड़ जाए तो जितनी धारा हमें एक सेल से मिल रही है उतनी ही धारा हमें 50 सेलों से मिल रही है। तो इस श्रेणी में जोड़ने से हमें कोई लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं है, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और फिर अगर हम दूसरी कंडीशन ले लें, दूसरी कंडीशन में अगर हम ये मान लें कि ये जो कैपिटल आर मीन्स बाह्य प्रतिरोध है, ये अगर कम पड़ जाए स्मॉल आर की तुलना में, ठीक है, तो कैपिटल आर को छोड़ने पर, कैपिटल आर को छोड़ने पर, तो कैपिटल आर को अगर हम छोड़ दें, तो कैपिटल आर को अगर हम छोड़ेंगे तो कैपिटल आर जब छूट जाएगा तो फार्मूला वही वाला रखेंगे हम, I इज इक्वल एन ई, तो ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल एन ई और अपॉन में कितना स्मॉल आर, एन और कैपिटल आर तो छूट जाएगा क्योंकि ये कह रहा है आर को छोड़ोगे तो एन तो अपने आप चला जाएगा, तो एन भी चला गया। अच्छा, ऐसी कंडीशन में आप अगर देखोगे तो एन है, एन है, इसका मतलब ये जो धारा होगी वो नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करेगी। अगर हमें एक सेल से 2.5 एम्पियर की धारा मिल रही है तो 100 सेल से 250 एम्पियर की धारा मिलेगी। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जोड़ने से लाभ है, इस कंडीशन में जोड़ने से क्या है? लाभ है। इस कंडीशन में अगर हम सेलों को जोड़ दें तो सेलों को जोड़ने से लाभ है। तो होता क्या है, किसी भी समांतर क्रम में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अगर भिन्न भिन्न हो तो सेलों से बाह्य परिपथ में प्राप्त जो धारा होती है उसका मान किरचॉफ के नियमों से हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई भी परिपथ हो
और उस परिपथ में जुड़े विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। कौन कौन? विद्युत वाहक बल अर्थात कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध अर्थात स्मॉल आर। ठीक है, अगर ये भिन्न भिन्न हो तो सेलों से किसी भी बाह्य परिपथ में प्राप्त धारा को ज्ञात कर सकते हैं, और धारा को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।